हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और दोस्तों बता दें तो ये हमारी जो है कि 5वीं क्लास है, यानी 6वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5 को जो है कि सेशन कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग ऑफलाइन में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें कि हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएसटी की तैयारी करते हैं, तो आप जो है वीडियोस को पूरा देखिए और क्वेश्चंस को करिए और देखिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में कमेंट में आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कितनी आपकी तैयारी बेहतर है और कितना आपको और तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को और जो है कि क्वेश्चन करेंगे। और डेली बाय डेली हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं या तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि तभी आपको जो है कि नोटिफिकेशन जो है कि मिलेगा। डेली जो है शाम को आपको जो है एसएसटी की क्लास मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला भाग नंबर 3 है इसमें, सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि पूछा जाता है आपका 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पेडागोजी के, 40 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं। तो उसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन आज करेंगे और बाकी 30 क्वेश्चन कल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार हम बात करें तो मौर्य काल में जो उत्तर पश्चिम दिशा है वो जो है किसके लिए प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन है आपका कपास, दूसरा है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, तीसरा है चांदी एवं तांबा और चौथा है आपका कंबल। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में निश्चित रूप से। उसके बाद जो है आपको राइट आंसर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर की बात करें कि अर्थशास्त्र के अगर अनुसार बात करें कि जो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कंबल के लिए। यानी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है देखिए, दिया है एम्फोरा एक डैश था, क्या था। इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था, या छिद्रयुक्त बर्तन था। ये दोस्तों बता दें, ये एम्फोरा एक क्या था, तो एक जो है लंबा और दोनों तरफ से हत्थे लगा हुआ जार था, जो उस समय जो है तरल पदार्थों को रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को इतनी महंगी मांग थी, इतनी मांग थी रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की, कि इसे किस नाम से उस समय बुलाते थे। क्या काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना। आप सोचिए कि जब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती है, तो आपको किस नाम से बुलाना चाहिए। आप गेस कर सकते हैं तो राइट आंसर आप दे पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं तो हम निश्चित रूप से उसे क्या कहेंगे, काला सोना कहेंगे। अतः काली मिर्च को इसकी इतनी अधिक मांग थी रोमन साम्राज्य में कि इसे काला सोना के नाम से क्या करते थे, बुलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था, कब। क्या यह प्रागैतिहासिक काल में हुआ रहा होगा रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। क्या प्राचीन काल में हुआ होगा, नहीं, हमने पढ़ा है इस चीज़ को, प्राचीन काल में नहीं हुआ है। और आधुनिक काल की बात करें तो वो भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, मध्यकाल। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार कब हुआ था, तो मध्यकाल में हुआ था। रहट का यूज जो है किसके लिए किया जाता था, कृषि के लिए किया जाता था। ठीक है, ये सिंचाई करने के काम में उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर क्या बनेगा, तो बता दें दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है, वो कौन है, तो वो है आपका बलबन। और ये जो है आपके दिल्ली के 9वें सुल्तान रहे हैं, तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका बलबन, यानी बलबन के जो है कि बारे में प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, या राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, या हिरण का शिकार करने पर, या पुत्र के जन्म के लिए। तो देखिए, जो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, यह राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था। चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या न हो, ये मायने नहीं रखता है, पर यह क्षत्रिय घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक जो है अनुष्ठान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ये कहा जाता था आपका नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। उसके बाद है नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। बता दें दोस्तों, आपका जो नाथ साहित्य का संबंध है तो ये आपका संबंध है किससे? बंगाली से। राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर एक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन या पख्तून आंदोलन। तो खान अब्दुल गफ्फार ने जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन जो है कि चलाया था उसे हम खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे गांधी सीमांत भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, गांधी सीमांत इसे कहा जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब हुआ ये संघर्ष पूर्ण स्वराज के लिए? 1929। इसके ठीक बाद जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसके ठीक बाद कौन सा आएगा? तो याद रखिए ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, कब मनाया गया था आपका? 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर, ये आ गया आपका जो है यहाँ से आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें है पहला कि बिग बियर एक उदाहरण है। तो अगर आपको याद होगा, हमने जो आपको नोट्स में सारी चीज़ें पढ़ाई थी, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, पॉलिटी में, सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आया है, बिल्कुल जो है कि अलग से कहीं से नहीं आया है। ठीक है, तो यदि आप उस चीज़ को नहीं देखे हैं उसकी वीडियोस को जा करके देख लीजिए, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, वहाँ पर आप जाइए और देख लीजिए उस चीज़ को, सारा का नोट्स आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में बिल्कुल, उसमें लिंक लगा हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए बताइए, बिग बियर एक उदाहरण है किसका है? आकाश गंगा का है, नक्षत्र मंडल का है, तारा का है, गैलेक्सी का है। बिग बियर दोस्तों अगर हम बात करें जो उदाहरण है आपका, तो ये है आपका उदाहरण नक्षत्र मंडल का। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका एक रीजन है कि जैसे जैसे क्या होता है, चंद्रमा जो है क्या करता है, पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही ठीक वह अपने अक्ष पर भी क्या करता है, घूमता है। इस वजह से जो है क्या होता है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। ठीक है, इस वजह से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है दिया है? पहला ऑप्शन कि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, गलत। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, ये भी गलत। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि आपको पहले ही मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यदि आपको नहीं पता है दोस्तों, तो यह जान लीजिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है किधर से? तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ये चीज़ याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन होगा आपका सही जो होगा ऑप्शन नंबर एक होगा कि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 44 कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार जो है कि बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो ना ही यह कहीं पे घटी हुई हैं, ना ही यह कभी पे बढ़ी हुई हैं। इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा हर जगहों पे क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको जो है कि हर जगहों पे बराबर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा कि ये समान रहता है, चाहे हम पूर्व से पूरब पश्चिम की तरफ जाएँ या पश्चिम से पूरब की तरफ जाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि पृथ्वी दिन कहलाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कि जितने समय तक सूर्य पृथ्वी एक विशेष स्थान पर चमकता है
नहीं होगा। ग्रीनविच का मानक समय को पृथ्वी दिन कहलाता है? नहीं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय, तो ये नहीं कहलाता है। ठीक है, ये आपका परिक्रमण काल कहलाता है। ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पृथ्वी अपने द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में जो लगाया गया समय रहता है उसे पृथ्वी दिन कहते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में पृथ्वी जो है एक दिन में घूम जाती है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी दिन कहलाता है ये समय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो याद रखिए विषुव क्या लिखा हुआ है, विषुव के दिन सूर्य की किरणें सीधी किरणें किस पे पड़ेंगी, तो सिंपल सी बात है, विषुव के दिन जो है कि सीधी किरणें किस पे पड़ेंगी, तो विषुवत रेखा पे पड़ेंगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। किस की पॉइंट्स आप हमेशा याद रखते हुए चलिए, जहां से आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं, क्यों हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है इस वजह से, या अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है इसलिए, या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक जो है दंतुरित है इस वजह से, या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि अटलांटिक जो महासागर की तटरेखा है वह क्या है, नियमित और क्या है, दंतुरित है, इस वजह से जो है राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो है बंदरगाह के लिए क्या है, अधिक जो है कि सुटेबल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। आपको पता होगा कि दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये लगभग कितनी लंबी है, तो ये 4000 किलोमीटर तक लंबी है। कितनी लंबी है, 4000 किलोमीटर तक लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एसएसटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो है चीज़ें नॉलेज में बिल्कुल होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं हम लोग एक एक पॉइंट करके उसको देखते चलते हैं। जैसे जैसे डेली क्लासेस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीट होता है, तो आपको चीज़ें वहीं पर याद हो जाती हैं। आपको अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको रिविजन करना पड़ता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, यानी कि लौटते मानसून के समय जब मानसून लौटती है तो ये किधर से बहेंगी। समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, इंडिया है, ये आपका जो है कि क्या है, सागर है। अब सोचिए जब मानसून आती है तो ये किधर से बहती है, समुद्र से स्थल की ओर, और जब यह उधर से वापस आएगी तो किधर कैसे बहेगी, तो सिंपल सी बात है, स्थल से समुद्र की ओर बहेगी। तो स्थल से समुद्र की ओर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी भी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं हमारे साथ, ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको बस केवल समझना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो बता दें दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़े किसको कहा जाता है, तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। और ये आपके पूरे पृथ्वी के लगभग 7% भाग पर क्या है, फैले हुए हैं। तो ये भी चीज़ आप एडिशनल याद रखेंगे और इसका वजह से ये क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको की पॉइंट बताते चलते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होती है किसी भी चीज़ को याद रखने में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो ये आपका है अमेजन नदी बेसिन। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद दिया हुआ है 53 नंबर क्वेश्चन कि मलोका क्या है। एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, ये एक वन्य पशु है, या मलक्का का निवासी है। तो मलोका क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का लंबा घर होता है,
ठीक है, ये राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड कि मलोका क्या है, एक प्रकार का घर होता है और ये लंबा घर होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। तो संसाधनों का सतत पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो संसाधन का संरक्षण कहलाता है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? संसाधन का संरक्षण ही तो कर रहे हैं। अगर हम संसाधन का क्या कर रहे हैं? सतर्कता पूर्वक उपयोग भी कर रहे हैं और उन्हें नवीकरण के लिए समय भी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम क्या कर रहे हैं? संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं। तो याद रखेंगे इस चीज को, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि रक्षक मेखला की एक विधि है, किसकी विधि है? जल संरक्षण की एक विधि है, मृदा निर्माण की एक विधि है, बगानी की एक विधि है, या मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो रक्षक मेखला जो है दोस्तों, ये होती है मृदा संरक्षण की एक विधि है, जिसमें वृक्षों और झाड़ियों को कतारों में लगाया जाता है, जिससे हवा रुकती है और उस वजह से मृदा संरक्षण हो जाता है, यानी मृदा क्षरण कम होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश है, पूरा पाषाणिक स्थल है, नौ पाषाणिक स्थल है, महापाषाणिक स्थल है, सूक्ष्म पाषाणिक स्थल है। तो ये आपका स्थल एक ऐसा पूरा पाषाणिक स्थल है भीमबेटका, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है यह भीमबेटका आज के समय में। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद काल में कौन कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो ऋग्वेद काल में जो देवता 3 प्रमुख थे तो वो थे आपके अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम जो है आपके ऋग काल में 3 देवता प्रमुख थे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58 है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो संस्कृत भाषा को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोप, और ये सबसे प्राचीन भाषा है, याद रखेंगे इस चीज़ को। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो ये आपको याद होगा, ये जो है किस स्थान पर जो है दफनाया जाता था? तो इनाम गांव में जो है मृतकों को प्रायः जो है उत्तर दिशा में सिर करके क्या किया जाता था? जो है दफनाया जाता था। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, और इनाम गांव आपका आज के समय में कहाँ है? तो ये आपका आज के समय में महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आपका एग्जाम पूछ जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इनाम गांव आज के समय में कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दिया है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा बताया गया है, तृष्णा बताया गया है, तन्हा बताया गया है, या तीव्र इच्छा बताया गया है। तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छा की तृष्णा को क्या बताया गया है? तन्हा बताया गया है। उन्होंने 3 प्रकार की तन्हा को बताया है, यानी तृष्णा को बताया है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को भी। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे, हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की, यानी 31 से लेकर के 60 तक। ठीक है, तो आपके इसमें से कितने आंसर सही हुए ये निश्चित रूप से हमें कमेंट में बताइएगा, और अपनी तैयारी को जांचिएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है एसएसटी को लेकर। यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आपके साथ पास समय है और पूरा क्वेश्चन पेपर कराएंगे, उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे फ्री में, जो कि आपको रिविजन के काम आएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।